फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। और तू कर ले भरोसा आज खुद पर और फिर देख कल होता है क्या। उम्मीद करता हूँ ये कोट्स आपको ऊर्जावान बनाएगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मित्र हम आपको बता दें कि भाग 3 में हम आपको मौलिक अधिकार बता रहे हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार में बता रहे थे ये 12 से 35 तक है। इसमें हमने समता का अधिकार बता दिया गया, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार बता दिया। आज हम क्या बताने वाले हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कौन कौन से अनुच्छेद में चर्चा है इसकी, तो हम आपको बता दे कि इसकी चर्चा अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक है। क्या अनुच्छेद 23 से लेकर के, अनुच्छेद 23 से लेकर के कहां से, 23 से लेकर के कहां तक, 24 तक है। मतलब 2 ही आर्टिकल इसके बारे में है। तो बता दें हम आपको कि अनुच्छेद 23 में क्या है मित्र। क्या अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है, ये देखो अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि आप बलात्श्रम नहीं करवा सकते। बलात्श्रम का मतलब क्या, कि जबरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकते। क्या बलात्श्रम पर रोक लगाया गया, बलात्श्रम पर रोक लगाया गया। क्या रोक लगाया गया, बलात्श्रम पर रोक लगाया गया। और साथ ही साथ कहा गया कि आप बेगारी भी नहीं करवा सकते। बेगारी मतलब बिना पैसों का आप काम नहीं करवा सकते। साथ ही साथ क्या, बेगारी भी नहीं करवा सकते, बेगारी नहीं करवा सकते हो, नहीं करवा सकते हो। मतलब क्या, इसमें बलात्श्रम और बेगारी पर रोक लगा दिया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जब राष्ट्रीय मुद्दे की बात आएगी तो आपसे बलात्श्रम भी करवाया जाएगा, जबरदस्ती काम भी करवाया जाएगा और बेगारी भी करवाया जा सकता है। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा पे दोनों मान्य नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 24 कहता है क्या, अनुच्छेद 24 कहता है मित्र कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जबरदस्ती काम नहीं, मतलब खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। क्या 14 वर्ष से आयु कम के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा, खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। तो अनुच्छेद 24-25 यही कहता है कि आप बलात्कार नहीं करवा सकता, आपको कोई शोषण नहीं कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 24 ये कहता है कि आपको कोई खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जाएगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। जैसे कि क्या होता है, स्टील फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री में क्या होता है, लोहा सब कट कट के आता है, एक बार घुस गया तो जो ससुरा काम है खत्म। ठीक है। उसके बाद आता है मित्र अनुच्छेद 25 से लेकर के क्या आता है, अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या आता है, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात आती है। क्या अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात आती है। अनुच्छेद 25 कहता है, क्या कहता है, अनुच्छेद 25 कहता है कि आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, आप पे कोई रोका नहीं जाएगा। मतलब अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है। अंतःकरण की स्वतंत्रता है आपको अनुच्छेद 25 के तहत। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। ऐसा नहीं कि आप टोपी पहन लो मुस्लिम बन जाओ, ऐसा नहीं है कि आप भगवा कलर धारी कर लो तो हिंदू बन जाओगे, नहीं। उसके मूल ढांचा को अपना लो, आपका धर्म परिवर्तन समझ लो हो गया। क्या मन से किसी चीज को मानो तो वो मिल जाती है, और तन से मांगो तो मिलता ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या, किसी के मूल ढांचा को अपनाओ। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 25 के तहत ही क्या, सिखों को कृपान मतलब तलवार रखने की आजादी है, हिंदू को टिक्की रखने की आजादी है, मुस्लिम को दाढ़ी रखने की आजादी है, अनुच्छेद 25 के तहत ही। ठीक है। अनुच्छेद 26 कहता है मित्र, अनुच्छेद 26 कहता है कि आप ना सामाजिक स्वतंत्रता, मतलब सामाजिक धार्मिक समूह बना सकते हो। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है आपको। क्या सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। देखो क्या होता है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों के यहाँ दुर्गा पूजा था। दुर्गा पूजा बहुत सारी जगहों पे रोड पे बना था, और साथ ही साथ सबको पता था कि ये मात्र 10 दिन के लिए, 10 दिन के बाद सब कुछ खाली हो जाएगा। मतलब इसे क्या हमें अनुच्छेद 26 देता है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। इसी के तहत हम मुस्लिमों को रोड पर नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, और हिंदुओं को रोड पर पूजा करने से नहीं रोक सकते। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 26 कहता है, अनुच्छेद
26 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए रखे धनों पर टैक्स नहीं लगेगा। क्या कहता है अनुच्छेद 26? अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए धार्मिक कार्यों के लिए रखे पैसों पर टैक्स नहीं लगेगा। क्या? रखे पैसों पर टैक्स नहीं लगेगा, पर टैक्स नहीं लगेगा। क्या? धार्मिक कार्यों के लिए रखे पैसों पर टैक्स नहीं लगेगा, अनुच्छेद 27 कहता है। मतलब जैसे कि मान लो कि हम लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, मतलब हम लोगों के पास नहीं, किसी मंदिर में बहुत सारा पैसा है, अब वहां के पैसों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो धार्मिक कार्यों के लिए रखा है। जैसे कि अभी रामलला का मंदिर बन रहा है, कहाँ पे? अयोध्या में। वहां पे क्या बहुत सारा पैसा है, तो क्या उस पर भी टैक्स लेगी गवर्नमेंट? नहीं, उस पर टैक्स नहीं लेगी। ओके, समझ में आ गया। अनुच्छेद 27 कहता है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है कि मतलब सरकारी पैसों से चल रहे संस्थान में, सरकारी पैसों से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आप बोलोगे कि सर जी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, आप बोलोगे कि सर जी स्कूलों में तो संस्कृत पढ़ाया जाता, तो हाँ जी बिल्कुल संस्कृत पढ़ाया जाता है, लेकिन संस्कृत वो धार्मिक भाषा, मतलब वो एक भाषा है ना कि धार्मिक शिक्षा है। संस्कृत क्या है? वो एक भाषा है ना कि धार्मिक शिक्षा। अनुच्छेद 28 के तहत मदरसा को क्या मिला है? मदरसा में भी उर्दू पढ़ाया जाता है, न कि उसके मजहब के बारे में पढ़ाया जाता है, तो उसके धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है। और जहां पे हिंदी पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि हिंदुओं के लिए पढ़ाया जाता है, उसमें कुछ ग्रंथ पढ़ाया जाता है, नहीं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। बाइबल में इंग्लिश है, तो इंग्लिश एक भाषा है, उस भाषा को पढ़ाया जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है बलात्श्रम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? कि आप सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 कहता है कि आप के धार्मिक कार्यों के लिए रखे धन पर टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 कहता है, अनुच्छेद 28 क्या कहता है? सरकारी पैसों से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या अनुच्छेद 30 कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है, क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसके पहनावे से भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि अनुच्छेद हमारा 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत का अंत करो। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, स्थान के से भेदभाव नहीं किया जाएगा, उससे सरकारी दफ्तरों में कोई रोक नहीं लगाया जाएगा। ठीक। अनुच्छेद 30 कहता है इसमें अल्पसंख्यकों का अधिकार है कि आपको किसी भी पहनावे के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या? पहनावे के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब क्या? अगर मान लो कोई अल्पसंख्यक है जो कि किसी मंदिर में जा रहा है, उसको नहीं जाने दिया जा रहा है, तो उस पे क्या वो अपना रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 34-32 में बताएंगे कि रिट कैसे जारी करता है, ठीक है। अनुच्छेद 31 कहता है, अनुच्छेद 29 है ना, अनुच्छेद 29 होगा। अनुच्छेद 30 कहता है क्या? अनुच्छेद 30 कहता है कि अगर अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने में मतलब संकोच कर रहा है, तो अल्पसंख्यक अपना संस्थान खोल सकता है, हम उसे भी क्या करेंगे? उसे भी धन देंगे, ठीक है। क्या कहता है? अगर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच में, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है, तो वह अपना संस्थान खोल सकता है, सरकार उसे भी क्या करेगा? धन देगा। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद अनुच्छेद 31 पैतृक संपत्ति की बात
कहती है, जिसे हटा दिया गया अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत। अनुच्छेद 31 भी बता ही देते हैं, चलो अनुच्छेद 31 क्या कहते हैं। अनुच्छेद 31 कहता है मित्र, इसमें पैतृक संपत्ति की बात है। क्या? पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति हम आपको बता दें कि 19 के 6 में हमने भी क्या बताया था, आपको संपत्ति के बारे में बताया था। अनुच्छेद 19 का 6 कहता है कि आपकी अपनी संपत्ति, अर्जित संपत्ति, समझ में आ रहा। बट अनुच्छेद 31 कहता है पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति में क्या होता है, सभी बेटों का अधिकार होता है। बट आप जो खुद की संपत्ति आप जो खरीदे हो वो आपके बेटे आपसे नहीं ले सकते, आप किसी को भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। बट अगर कोई मतलब दादा परदादा वाला जमीन है तो उसे क्या कर सकते हो, बांट सकते हो। ये पैतृक संपत्ति की बात करता है। इसे क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया और अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रख दिए गए। ठीक है, अनुच्छेद 300 क बोलो या 300 ए बोलो, इसके अंतर्गत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, कानूनन अधिकार बना दिया। कोई दिक्कत है? नहीं है ना, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32। भाई साहब पूरे संविधान की आत्मा कहा गया। क्या? संविधान के अनुच्छेद की मतलब संविधान में कौन से अनुच्छेद को आत्मा कहा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संवैधानिक औपचारिक मतलब अनुच्छेद 32 को क्या कहा है कि ये संविधान की आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये ना संवैधानिक औपचारिक है। क्या? संवैधानिक औपचारिक है। क्या? ये देखो, ये अनुच्छेद 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि क्या रिट होता क्या है। तो मित्र सबसे पहले हम आपको बता दें, इससे 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। हम ये लिख दें अभी पहले, 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। रिट जारी करते हैं। आप बोलोगे कि सर जी कौन कौन सा रिट जारी करते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल बता सकते हैं। अगर मान लीजिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। क्या? हाईकोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। इसके तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहां? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। सोच लो, इतना पावरफुल अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। अनुच्छेद 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी मौलिक अधिकार के अलावा किसी पे निकालना है तो 139 पे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। हाई रिट कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? तो हम आपको पहले बता दें कि पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाबियस कॉर्पस। हम इसको लिख देते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है मित्र, अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया और 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर के क्या ये आप निकाल सकते हो रिट। पहला कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आप क्या कर सकते हो, ये रिट निकाल सकते हो। समझ में आया? उसके बाद दूसरा क्या है, इसका दूसरा कहता है मित्र क्या, परमादेश। क्या? परमादेश। ये परमादेश क्या है मित्र? परमादेश ऐसा कोई संस्थान जो अपने अधिकारों का उल्लंघन करके, क्या अपने अधिकारों का उल्लंघन करके वो नहीं पढ़ा रहा है। क्या? वो नहीं पढ़ा रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्या अपने अधिकारों का उल्लंघन करके, मतलब अब उसका जो अधिकार है कि उसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वो बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके क्या उसके खिलाफ परमादेश, इसको मेंडेम्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेंडेम्स। ठीक है, ये निकाल सकते हो। समझ में आ गया? अगर स्कूल में कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा है, वो स्वेटर बिन रही है तो उसके खिलाफ आप परमादेश निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा कहता है क्या मित्र, अधिकार परीक्षा। क्या? अधिकार परीक्षा। ये अधिकार परीक्षा भी बहुत अच्छा। अधिकार परीक्षा कहता है मित्र कि मान लीजिए कोई स्कूल है, स्कूल में टीचर लोग ऐसे पान खा रहे, ठीक है, पान खा रहे हैं और वहां पे प्यून है। तो भाई साहब प्यून तो नॉर्मल सी बात है कि प्यून है कोई तो वो तो बच्चों से ज्यादा जानता होगा, नर्सरी क्लास के बच्चों से। अब मान लो वो नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे, सही है भाई साहब, आपको क्यों अपॉइंट किया, आप क्यों इतना पढ़े लिखे हो, आपको नहीं अपॉइंट करता, वो प्यून को ही अपॉइंट कर लेता पढ़ाने के लिए, तो उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा निकाला जाता। कौन सा? अधिकार परीक्षा निकाला जाता है। उसके बाद हम आपको बता दें कि चौथा में क्या है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। क्या? उत्प्रेषण
चौथा में है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और पांचवा में है प्रतिषेध। क्या है मित्र? प्रतिषेध है। कौन है पांचवा में? प्रतिषेध है। उत्प्रेषण में क्या है मित्र? उत्प्रेषण कहता है कि अगर निचली न्यायालय मतलब हाईकोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने अधिकारों का उल्लंघन करके क्या फैसला सुना दिया है तो उस पे क्या निकाला जाएगा? तो उत्प्रेषण निकाला जाएगा, उस पे रिट निकाला जाएगा। ठीक है। और प्रतिषेध भी वही है, निचली न्यायालय जब अपने अधिकारों का उल्लंघन करके क्या करता है कि फैसला सुना देता है तो उस पे भी क्या निकाला जाता है? तो रिट निकाला जाता है। अनुच्छेद 32 समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलो अब अनुच्छेद 33 भी समझ ही लो। क्या? अनुच्छेद 33 भी समझ ही लो। अनुच्छेद 33 कहता है मित्र कि सेना को, क्या? सेना को, सबसे पहले सेना को, मीडिया को और साथ ही साथ गुप्तचर जैसे कि सीबीआई, ईडी सब हो गया। ठीक है। गुप्तचर को, गुप्तचर का अधिकार क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है, अधिकार खत्म कर सकता है। सेना, मीडिया, गुप्तचर का अधिकार खत्म कर सकता है। अनुच्छेद 34 में है क्या कि सेना के क्षेत्र में सिर्फ कोर्ट मार्शल हो सकता है, मतलब सेना का लॉ लगेगा, नियम लगेगा। सेना के क्षेत्र में सेना का नियम लगेगा। क्या? सेना का नियम लगेगा, सेना का नियम लगेगा। ठीक है। सेना के क्षेत्र में किसका नियम लगेगा? सेना का लगेगा। उसके बाद अनुच्छेद 35 कहता है कि क्या इसको कैसे लागू किया जाएगा, मौलिक अधिकार को कैसे लागू किया जाएगा, इसके संबंध में कानून कौन बनाएगा? तो संसद बना सकता है। कौन? संसद का गृह मंत्रालय बना सकता है। ठीक है। इसको मतलब मौलिक अधिकार को कैसे लागू किया जाएगा, मौलिक अधिकार का उपबंध, मौलिक अधिकार को कैसे लागू किया जाएगा, मौलिक अधिकार को कैसे लागू किया जाएगा, मौलिक अधिकार को लागू कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार के बारे में कौन उपबंध बनाएगा? ये बनाएगा संसद। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको अनुच्छेद भाग 3 अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है। क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। अगर आपको लगता है कि नहीं इंपॉर्टेंट है तो फिर आपको क्या बताए, मतलब आप भ्रम में घूम रहे हो। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें। कहते हैं ना थके हैं पाँव ना ही हिम्मत हारिए, ना थके हैं पाँव ना ही हिम्मत हारिए। शुरुआत कल की थी और सफर आज भी जारी। बाय, सी यू, टाटा।